गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास +2 हिस्ट्री का लेसन नंबर 9 है जो वो करेंगे। लेसन नंबर जो 8 है वो अब के बार CBSE सिलेबस से कट है, तो 9 के बारे में बात करते हैं। जैसे लेसन का ही नाम है, शासक और इतिवृत्त। शासक मीन्स राजा, और इतिवृत्त होता है उनका इतिहास। इसमें हम किन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे? मुग़ल दरबार यानी मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे। और टाइम पीरियड है 16वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक, यानी सन 1500 से लेके 1600 ईस्वी तक का इतिहास हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि मुग़ल काल के कौन कौन से राजा हुए हैं, उनके दैनिक क्रियाक्रम खिलाफ क्या थे, राज दरबार कैसे लगता था, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के शासक स्वयं को विशाल और विजातीय जनता के शासन के लिए नियुक्त मानते थे। कि मुग़ल साम्राज्य के जो राजा हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं? एक बहुत बड़ी जनता जिस राज्य पे वो राज करते हैं, उस राज्य पे शासन करने के लिए अपने आप को नियुक्त मानते हैं कि उनको नियुक्त किया गया है। हालांकि असलियत में राजनीतिक परिस्थितियाँ इस भव्य दृष्टिकोण को सीमाबद्ध कर देती थी। जो समय की राजनीति थी वो राजनीति क्या कर देती थी, जो उनका ये दृष्टिकोण विशाल साम्राज्य के ऊपर राज करने का, उसको कई बार ना वो सीमाबद्ध यानी उसको वो छोटा कर देती थी। फिर भी ऐसी दृष्टि सदैव रही है। इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशीय इतिहास लिखवाना था। यानी मुग़ल काल के जो राजा थे वो क्या करते थे? अपना इतिहास, राजवंशीय राजा के वंश का इतिहास लिखवाते थे। मुग़ल राजाओं ने दरबारों में इतिहासकारों को विवरण के लेखन कार्य सौंपा था। यानी मुग़ल दरबार में क्या थे? इतिहासकार थे, जो क्या करते थे? मुग़ल काल के राजाओं का इतिहास लिखते थे। इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया जाता था। अब बात करते हैं जो इतिहासकार थे वो क्या क्या बातें लिखते थे। एक तो जो बादशाह था उस समय का, राजा था उस समय, उसका जो लेखा जोखा है वो क्या काम करता है उसके बारे में। इसके अतिरिक्त लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से ढेरों जानकारियाँ इकट्ठी की थी। इसके अलावा क्या किया था कि वो जो लेखक थे ना, वो लेखक अपने शासकों को अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए कि आसपास के जो उनके और राजा हैं उनसे भी जानकारियाँ इकट्ठी करते थे। यहाँ पे बाबर का राजवंशीय मुक्त सौंपता तैमूर गोवर्धन द्वारा 1630 में चित्रित एक चित्र यहाँ पे दिया गया है। तैमूर जब उसको ना राज दरबार का एक पिक्चर है। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स यानी इतिवृत्त इतिहास नाम दिया है। यानी जो हम कह रहे हैं ना शासक और इतिवृत्त का अर्थ इतिहास ही होता है। ये इतिवृत्त घटनाओं का अंतर्वर्त कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये जो इतिहास है, मुग़लों का इतिहास है, ये क्रम के अनुसार यानी सन के अनुसार ही जो मुग़ल राजा हुए हैं उनका इतिहास का वर्णन करते हैं, जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफ़ी मेहनत से एकत्रित किया जाता था और वर्गीकृत किया जाता है। यानी दरबार में जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो इतिहासकार हैं, वो क्या करते हैं? पहले राजा के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, फिर उसको वर्गीकृत करते हैं। यानी कौन सी जानकारी पहले लिखी जाएगी, कौन सी बाद में, क्योंकि टाइम पीरियड के अनुसार ही वो सारी जानकारियाँ लिखते थे। दूसरी ओर इन मूल पाठों का उद्देश्य उन आशयों को संप्रेषित करना था जिन्हें मुग़ल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। यानी ये जो आशय लिखवाए जाते थे क्या था कि मुग़ल राजा जो अपने राज्य में जिन बातों को लागू करना चाहते हैं वो बातें भी यहाँ पे दिखाई देती थी। अतः ये इतिवृत्त हमें इस बात की झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधारा रची गई है और प्रचलित की जाती थी। अब बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल शासक और उनका साम्राज्य। मुग़ल नाम जो मुग़ल है वो मंगोल शब्द से उत्पन्न हुआ है। मंगोल कौन से शब्द से? मंगोल से। यद्यपि यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है। यानी जो मुग़ल शब्द है या जो मंगोल शब्द से बना हुआ है, ये एक राज्य की भव्यता मैंने वो कितना विशाल राज्य है उसके बारे में बताता है। लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं को यह नाम नहीं चुना था। यानी जो उस समय के राजा थे उन राजाओं ने इस नाम को, मुग़ल नाम को अपने लिए नहीं चुना था। वे तो अपने आप को तैमूरी कहा करते थे, तैमूरी, क्योंकि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। यानी मुग़ल जो राजा हुए हैं उन्होंने अपने आप को मुग़ल नहीं कहा है, वो तो अपने आप को तैमूरी कहते थे, क्योंकि वो पिता की तरफ से, पिता के वंश की तरफ से वे तुर्की का जो राजा था
तिमूर उसके वंश के थे। अब बात करते हैं पहला मुगल शासक बाबर। बाबर के बारे में बात करते हैं, जिसने क्या किया था, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। वो मातृपक्ष से तो चंगेज़ खान का संबंधी था। चंगेज़ खान के बारे में हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था, +1 क्लास के में का जब इतिहास पढ़ा था तो चंगेज़ खान के बारे में पढ़ा है। यानी जो बाबर है वो माता की तरफ से तो क्या था, चंगेज़ खान के वंश का था। वह तुर्की बोलता था। उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया है। यानी बाबर ने क्या किया है, मंगोलों का उपहास किया है। मंगोल कौन थे, तैमूर वंश के लोग थे। और ये जो बाबर है ये माता की तरफ से चंगेज़ खान के वंश का था। उसने उनको ना बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया है। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा में भारतीय शासकों का वर्णन के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया गया है और 16वीं शताब्दी में इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा है। यहाँ तक कि रडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है, युवा नायक मोगली के नाम से इससे व्युत्पन्न हुआ है। जंगल बुक की जो स्टोरियाँ आती है ना मोगली वाली, वो वाली, उसके राइटर का नाम है, 1 नंबर में पूछ सकता है कि जंगल बुक जो उपन्यास है उसके राइटर का नाम रडयार्ड किपलिंग, याद रखना बच्चों। मुगलों के स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की थी। साम्राज्य के संस्थापक, साम्राज्य का जो संस्थापक है जिसने साम्राज्य की नींव रखी थी वो है जहरुद्दीन बाबर को सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया था। यानी जो बाबर था सबसे पहले कहाँ पे आया था, काबुल में। और फिर 1526 ईस्वी में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में आगे की ओर बढ़ा था। यानी बाबर क्या था, सबसे पहले तो काबुल में अपने आप को उसने स्थापित किया है। फिर जो इसकी सेना में जितने भी व्यक्ति थे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो वहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आया है और 1526 में यहाँ पे आया है, वो आगे बढ़ा है। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी यानी बाबर के बाद उसका जो उत्तराधिकारी है, उसके बाद जो राजा बने हैं नसीरुद्दीन हुमायूं। यानी बाबर ने कब से कब तक राज किया, 1526 से लेकर 1530 तक। और अब बात आई हुमायूं की, जो उसका बेटा था, उसने किया है राज 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556। पहले 10 साल, 1 साल फिर बाद में ने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया है, किंतु वह अफगान नेता शेरशाह सूरी से पराजित हो गया था। यानी जब 1540 के बाद उसके राज्य में गैप आया है तब क्या था, तब शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं का युद्ध हुआ है जिसमें वह पराजित हो गया था और उसने ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने को बाध्य कर दिया था। उसको कहाँ भेज दिया था, ईरान भेज दिया गया था उस समय। और 1555 में हुमायूं ने सुरों को पराजित कर दिया। दोबारा फिर वो वहाँ से क्या आया है, अपने आप को तैयार और विदेशी सहायता के साथ यहाँ पे आया है और शेरशाह सूरी के साथ उसका दोबारा फिर युद्ध हुआ है और उस युद्ध में एक बार शेरशाह सूरी पराजित हुआ है और फिर हुमायूं का शासन यहाँ पे भारत में स्थापित हुआ है। और 1555 से लेके 1556 तक 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब हुमायूं के बाद उसका जो बेटा है जलालुद्दीन अकबर, 1556 से लेके 1605, यानी सबसे लंबा मुगल जो राजा है जिसने शासन किया है। 1556 से 1605 को मुगल साम्राज्य में महानतम मानते हैं क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि अपने साम्राज्य समय की विशालता, दृढ़ता और संबंध राज्य बनाकर सुदृढ़ किया है। अकबर कहाँ से, हिंदुकुश पर्वत से लेकर अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार को सफल किया है। उसने ईरान के सफावियों को, तुरान, मध्य एशिया के उज़्बेकों को विस्तारवादी योजनाओं पे लगाम लगाई है। यानी जो अकबर है उसने क्या किया है, एक तो ईरान के जो सफावी थे जो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ रहे थे उनको आगे बढ़ने से रोका है और एक उसने क्या किया है जो तुरान के उज़्बेकों, वो भी भारत के उपमहाद्वीप की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, उनको भी रोका है उस व्यक्ति ने। अकबर के बाद 1605 तक अकबर का शासन रहा। उसके बाद उसका यानी अगला जो राजा हुआ है जहांगीर, 1605 से 1627 और उसके बाद शाहजहां 1628 से 1658 और फिर औरंगजेब 1658 से 1707 के भिन्न भिन्न व्यक्तियों वाले 3 योग्य उत्तराधिकारी हुए हैं। इसके दिन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा है। आसपास के जो एरिया का इनका साम्राज्य बढ़ता गया है, यद्यपि इसकी गति काफ़ी धीमी रही है। तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखने को उनको सुदृढ़ किया है।
यहाँ पे देखो, हुमायूं की पत्नी नादिरा का राजस्थान के रेगिस्तान को पार करते हुए दिखाया गया 18वीं शताब्दी का एक चित्र है। यानी हुमायूं की जो पत्नी है नादिरा, वो राजस्थान का जो एरिया है उसको पार करते हुए यहाँ पे उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट पेज है आपका। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण किया गया था। यानी शाही मीन्स राजघराना जो होता है उसको शाही बोलते हैं। इसके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके शामिल किए गए थे। प्रशासन को कैसे चलाया जाएगा और टैक्स को कैसे इकट्ठा किया जाएगा, इसके कुछ नए तरीके यहाँ पे लागू किए गए हैं। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। यानी मुगल शक्ति कहाँ से दिखाई देती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे होती है ना, केंद्र दरबार, एक दरबार लगता है राजा का, उससे। यहाँ राजनीतिक संबंध गढ़े जाते हैं, राजनीति के साथ राजनीतिक यानी जो मसले होते हैं वो वहाँ पे लागू किए जाते हैं। साथ ही श्रेणियों और हैसियतें प्रभाषित की जाती हैं। यानी कोई भी व्यक्ति होता है, मान लो कोई वहाँ पे दीवान होता है, कोई भी व्यक्ति होता है जो भी राज दरबार को चलाने में यानी राजा की हेल्प करते हैं, सभी व्यक्तियों की अलग अलग श्रेणियाँ बनाई जाती हैं और सभी के पास कितनी पावर होती है वो डिसाइड की जाती है राज दरबार में। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न परंपराओं को संयोजित करने की चेतना नीति के संयोजन पैदा करता है। 1707 में जो हमने बताया है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई है उसके उपरांत क्या हुआ है? राजवंश की शक्ति घट गई है। यानी मुगल जो राजवंश है वो कमज़ोर पड़ गया है। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसी भिन्न भिन्न राजधानियाँ नगरों से नियंत्रण से एक विशाल साम्राज्य तंत्र के जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्ता अर्जित कर ली है। क्या बताया है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी में जो मुगलों की विशाल जो साम्राज्य था वो साम्राज्य उनके हाथों से छीनता गया है। और जो इलाके हैं जैसे दिल्ली, आगरा, लाहौर, यहाँ पे जो क्षेत्रीय उस समय के आसपास के राजा वगैरह कुछ थे, वो लोग वहाँ पे अपने आप को पावरफुल बना रहे थे और अपने आप को राजा से अलग कर रहे थे। फिर भी सांकेतिक रूप से सही रूप से मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी। 1857 में इस वंश के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य का जो अंतिम राजा था वो कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखना बच्चों, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखो आप लास्ट की जो लाइन है ना, हेडिंग 2 से ऊपर, अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका है। और कब? 1857। जो हम एक लेसन करेंगे ना 1857 की क्रांति वाला, उसमें के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय उसको अंग्रेजों ने पकड़ के कहाँ पे, यहाँ से देश निकाला दे दिया था उस समय। अब बात करते हैं इतिवृत्तों की रचना कैसे की जाती है। इतिवृत्त इतिहास की रचना मुगल दरबार द्वारा तैयार कराए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ये इतिवृत्त इन साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रयोजना का उद्देश्य से लिखे गए हैं। इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था, यह बताना भी था कि उनके सारे विरोधों को असफल होना नियत है। शासक यह भी सुनिश्चित कर देना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। उस समय के राजा थे जो अपना इतिहास लिखवाते थे, एक तो वो जो जिन लोगों को वो ये दिखाना चाहते थे कि अभी तक मुगल साम्राज्य के खिलाफ जिन लोगों ने बगावत की है कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ है, ताकि उस बात को पढ़कर कोई भी आगे भविष्य में ये मुगल साम्राज्य के खिलाफ बगावत ना कर सके। मुगल इतिवृत्त के लेखक निरपाद रूप से दरबारी होते हैं। यानी मुगल इतिहास लिखने वाले जो लेखक होते हैं वो दरबारी इतिहासकार होते हैं। उन्होंने जो इतिहास लिखे हैं उनके केंद्र बिंदु शासक पर केंद्रित घटनाएं, यानी जो मुगलों का इतिहास लिखा जाता है वो राज दरबार के ही इतिहासकार होते हैं। तो वो क्या करते हैं? शासक मीन्स राजा के आसपास की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसी के बारे में लिखते हैं। शासक के परिवार के बारे में, दरबार के अभिजात के बारे में, युद्ध के बारे में, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी उनके बारे में, अकबर, शाहजहां, आलमगीर मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी है। आलमगीर का अर्थ मुगल राजा था जो औरंगजेब, उसने एक पदवी धारण की थी जिसको आलमगीर बोलते थे। की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इन लेखकों की निगाहों में साम्राज्य और दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही है। साम्राज्य का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही है। अकबरनामा अकबर के बारे में, शाहजहांनामा शाहजहां के बारे में, आलमगीरनामा औरंगजेब के बारे में लिखा गया है जो उन्होंने अपने इतिहास लिखवाए हैं।
अब बात करते हैं तुर्की में फ़ारसी की ओर। तुर्की से फ़ारसी की ओर मुग़ल दरबारी इतिहास फ़ारसी भाषा में लिखे गए थे। यानी मुग़ल दरबार के जो इतिहास हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? फ़ारसी भाषा में। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदवी और उसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण फ़ारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित और पल्लवित हुई। यानी उस समय जो राज दरबार में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो फ़ारसी भाषा थी, चूँकि मुग़ल चगताई मूल के थे। यानी मुग़लों के बारे में बताया कि कौन से मूल के हैं, वो चगताई तैमूर वंश के। अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी, क्योंकि वो तुर्की के जो वंशज हैं तैमूरी उनके वंश के थे पिता की तरफ से, इसलिए उनकी जो मातृभाषा है वो कौन सी है? तुर्की है। इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे हैं। जो पहला राजा हुआ है बाबर, उसने क्या किया है? अपने जो संस्मरण हैं और अपनी जो कविताएँ हैं वो यानी तुर्की भाषा में लिखी हैं। अकबर ने सोच समझकर फ़ारसी को राज दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। अकबर की बात करते हैं तो अकबर ने फिर फ़ारसी को क्यों राज दरबार की मुख्य भाषा बनाया है? ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुग़ल दरबार के पद पाने के इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया था। तो क्या बात कही गई है यहाँ पे कि ईरान के साथ जो उनके संबंध थे और जो वहाँ के विद्वान थे, उन विद्वानों के साथ जो संपर्क हुए हैं वो यहाँ पे राज दरबार में अपना पद पाना चाहते हैं। उसी उद्देश्य के लिए उन्होंने क्या किया? फ़ारसी को राज दरबार की भाषा बनाने के लिए राजा को प्रेरित किया था। फ़ारसी को दरबार की भाषा ऊंचा स्थान दिया गया है और उन लोगों को शक्ति प्रतिष्ठा प्रदान की गई है जिन्होंने इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। राजा, शाही परिवार के लोग, दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे। यानी जो फ़ारसी भाषा है कौन बोलते हैं? शाही परिवार के लोग हैं, दरबार के लोग हैं, कुछ और लोग। यह है सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई थी, जिसमें लेखाकार, लिपिकों, अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया था। बाद में क्या हुआ है? जो अकबर के काल में ही यानी फ़ारसी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उसके बाद जो लेखक थे, जो राज दरबार के लोग थे, सभी फ़ारसी भाषा का प्रयोग करने लगे थे। जहाँ जहाँ फ़ारसी भाषा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं की जाती थी वहाँ पे राजस्थानी, मराठी, यहाँ तक कि तमिल में भी शासकीय लेखों की भाषा को इसकी शब्दावली, मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया है। अब बात की गई है कि जहाँ जहाँ पे फ़ारसी भाषा का प्रयोग नहीं है तो होता है, तो वहाँ पे राजस्थानी भाषा की बात करते हैं, मराठी की करते हैं, तमिल की करते हैं, में शासकीय लेखों की भाषा को प्रभावित किया गया है वहाँ पे। भारतीय भाषाएं भी बोलते हैं। लोग महाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते हैं और स्थानीय मुहावरों को समाविष्ट करने की फ़ारसी का भी भारतीयकरण हो गया था। फ़ारसी के हिंदवी के साथ साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू को भी एक नई भाषा के रूप में। अब बात करते हैं अकबरनामा। अकबरनामा जैसे मुग़ल इतिहास फ़ारसी में ही लिखे गए हैं। यानी अकबरनामा कौन सी भाषा में लिखा गया? फ़ारसी में। जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरणों को बाबरनामा से तुर्की से फ़ारसी में अनुवाद किया गया। यानी बाबरनामा बाबर ने किस भाषा में लिखवाया था? तुर्की भाषा में। उसको बाद में ट्रांसलेट कराया गया है फ़ारसी भाषा में। मुग़ल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को भी फ़ारसी में अनुवाद कराया है। यानी मुग़ल दरबार में क्या किया गया है कि जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, उनको भी ट्रांसलेट कराया है फ़ारसी भाषा में। महाभारत का अनुवाद किसने किया है? रज़मनामा युद्धों की पुस्तक के रूप में हुआ है। महाभारत की जो ट्रांसलेटेड पुस्तक है फ़ारसी भाषा में, उसको रज़मनामा के नाम से जानते हैं। पांडुलिपियों की रचना कैसे होती है, कैसे तैयार की जाती है, कैसे लिखा जाता है इतिहास, उसके बारे में देखो क्या है। मुग़ल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में हैं। यानी मुग़ल दरबार में जो भी इतिहास लिखा गया है वो है पांडुलिपि के रूप में। यानी पांडुलिपि होती है हाथ से लिखी जाती है, पन्ने होते हैं उसके, वे हाथ से लिखी होती हैं। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना होता है। यानी मुग़ल दरबार में एक किताब खाना होता है, शाही किताब खाना, जो सरकारी होता है उसको शाही करती है, राजा का किताब खाना होता है। हालांकि किताब खाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। यदि हम किताब खाने को ट्रांसलेट करें तो हम उसको पुस्तकालय मान सकते हैं। यह दरअसल एक लिपि घर था, अर्थात ऐसी जगह थी जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता और नई पांडुलिपियों की रचना की जाती है। यानी इस किताब खाने में क्या काम होता है? एक तो राज दरबार की जितनी भी पांडुलिपियाँ उनको सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही क्या किया जाता है कि नई पांडुलिपियाँ वहाँ पे तैयार की जाती हैं।
पांडुलिपियों की रचना करने के लिए विभिन्न प्रकार के करने वाले बहुत से लोग वहाँ पे काम करते हैं किताब खाने में। जैसे कुछ व्यक्ति कागज़ बनाने वाले होते हैं जो पांडुलिपियों के लिए कागज़ तैयार करते हैं। सुलेखकों की भाषा की नकल तैयार करना, सुलेखक होते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, वो क्या करते हैं उन पांडुलिपियों को फिर यानी जो पांडुलिपियों को अच्छे से दोबारा से पांडुलिपियों के ऊपर उतारते हैं लेखक नकल करके, ताकि वो पुस्तक में जब लगेंगे तो बहुत अच्छी दिखाई दे। वो कोफ्तकार होते हैं जो पृष्ठों को चमकाने के लिए करते हैं। कोफ्तकार क्या करते हैं, पृष्ठों के साइडों में डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, उनको चमकाते हैं किताब का जो यानी पांडुलिपि का जो पृष्ठ है। चित्रकारों के पाठ से दृश्य चित्र करने के लिए और जिल्द साधों यानी चित्रकार होते हैं जो पाठ में कहीं पे कोई घटना का वर्णन किया गया साथ में चित्र भी बनता है। जिल्द साध बाद में सभी पांडुलिपियों को इकट्ठा करके उनको जिल्द साध उनको क्या करता है, अलंकृत करता है किताब के रूप में, एक पांडुलिपि के रूप में उसको अलंकृत करता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो तैयार पांडुलिपियों को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा गया है। इस तरह से सौंदर्य के अस्तित्व में लाकर इन पांडुलिपियों के संरक्षक मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे। इसी तरह इन पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियों और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली है। यानी जो व्यक्ति क्या करते हैं इन पांडुलिपियों का निर्माण करते हैं उनको कुछ पदवियाँ भी मिली हैं और कुछ पुरस्कार भी मिले हैं। इनमें सुलेखकों और चित्रकारों को तो उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली है, यानी जो सुलेखक होते हैं और जो चित्रकार होते हैं उनको तो प्रतिष्ठा वहाँ पे मिली है। जैसे कागज़ बनाने वाले पर कईयों के नाम गुमनाम रहे हैं। कागज़ बनाने वाला जो होता है या जिल्द साध जो जिल्दें वगैरह तैयार करता है लास्ट में पांडुलिपि की, उसके नाम गुमनाम रहे हैं, उनके बारे में किसी ने वर्णन नहीं किया है। सुलेखन हाथ से लिखने की कला अत्यंत उस समय महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती है। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता है। यानी हाथ से लिखने की जो कला है उस कला को उस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, और जिन व्यक्तियों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है वही सुलेखक का कार्य करते हैं। उस समय जो शैलियाँ थी लिखने की शैलियाँ, देखो यहाँ पे एक शैली का नाम दिया गया है नस्तलिक, अकबर की पसंदीदा शैली है। यानी नस्तलिक को अकबर पसंद करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। यह एक ऐसी तरल शैली है जिसमें इस शैली को कैसे लिखा जाता है, कैसी लिखावट होती है, सुनो इसके बारे में। एक तरल शैली है जिसमें लंबे स्पार्ट प्रभावी ढंग से लिखा जाता है, लंबे अक्षर लिखे जाते हैं स्पार्ट और प्रभावी। इसमें क्या करते हैं ना 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडा, एक सरकंडा लेते हैं, उसकी एक नोक बना लेते हैं आगे से, उसको छीलकर 5 से 10 मिलीमीटर की, जिसे कलम कहते हैं, जिसे कलमें होती थी, फिर के टुकड़े में स्याही में डुबोकर लिखा जाता है। उस टुकड़े को क्या करते हैं आगे से स्याही में डुबोते हैं, फिर उससे लिखते हैं। सामान्यतः कलम की नोक के बीच में एक छेद चीरा, वो कलम की जो नोक होती है उसके बीच में एक चीरा लगा देते हैं, ताकि जब हम उस कलम को स्याही की बोतल में डुबोएंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, वो स्याही को सोख लेगी और फिर वो काफ़ी समय यानी थोड़ा ज़्यादा अक्षरों को लिख सकती है उस स्याही से। अब बात करते हैं रंगीन चित्रों की। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा है कि मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। हमने बताया एक चित्रकार हैं जो चित्रकारी करते हैं। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ साथ उन घटनाओं के चित्रों के माध्यम से भी दृश्य के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे किसी पुस्तक की घटनाओं और विषय के दृश्य के रूप में व्यक्त किया जाना था, तो उस लेखक उनके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते हैं। लेखक क्या करते हैं कि जहाँ पे कोई चित्र आने वाला होगा उसके आसपास के एरिए को, वो अपना तो जो हाथ से लिखना है वो तो लिख देते हैं, पर चित्र के लिए, चित्र वहाँ पे बनाने के लिए जो खाली प्लेस छोड़ देते हैं, स्थान छोड़ देते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं चित्रकार वहाँ पे फिर बाद में चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे देखो एक बात और की गई है कि इतिहासकार जो अबुल फजल है ना, उसने क्या किया है, चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है कि जो चित्रकारी है वो एक जादुई कला है। उसकी राय यह है कि कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है जैसे उसमें जीवित हो। चित्रकारी को उसने एक जादुई कला बताया है कि चित्रकारी के द्वारा हम किसी भी निर्जीव वस्तु को एक सजीव वस्तु की तरह ही प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक चित्र, एक मुगल किताब खाना दिखाया गया है नीचे। बादशाह, उसके दरबारों में हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना के लिए शासक और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों उलमा के बीच निरंतर तनाव बना रहता था। यहाँ पे एक बात करते हैं कि जो चित्र वहाँ पे बनाए जाते थे और एक जो रूढ़िवादी मुसलमान थे शुरू के, दोनों के बीच में यानी उलमा के बीच में, उनके बीच में तनाव रहता है। क्या तनाव रहता है? क्योंकि उलमा ने कुरान के साथ साथ हदीस और पैगंबर मोहम्मद के जीवन
से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित किया है में प्रतिस्फादित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया है। उसमें क्या क्या कहते हैं कि मानव के जीवन का चित्र कुरान के अनुसार नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो चित्र बनाना है वो भगवान ही जीवन के चित्र बना सकता है, प्राकृतिक तरीके से उनको जीवित कर सकता है, इसलिए वहाँ पे इस बात की मनाही है। परंतु मुगल दरबार में यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो पांडुलिपियाँ रखी जाती हैं उन पे चित्र बनता है, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो कार्य है वो केवल ईश्वर कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए दोनों के बीच में इन बातों को लेकर हमेशा ही तनाव की स्थिति रहती है। किंतु समय के साथ साथ शरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया है। शरिया होता है कि जो मुस्लिम के जो नियम हैं उन नियमों की जो व्याख्याएं उन्होंने की हैं कुरान की, उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामिक परंपरा के ढांचे की अलग अलग तरीके से उस समय व्याख्या की है। प्रायः प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की है कि जो राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज़्यादा मेल खाती है। जिन शताब्दियों के दौरान सामान्य निर्माण हो गया है उस समय तक तथा उसके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया गया है। उदाहरण के लिए ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशाली को प्रतिष्ठित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया है। बिहजाद जैसे चित्रकारों के नाम सफावी दरबार में हैं। अब बात करते हैं हम अकबरनामा और बादशाहनामा की। अकबरनामा, बादशाहनामा, जो महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात हमारे पास पांडुलिपि है तो है अकबरनामा, और साथ में है बादशाहनामा, यानी बादशाह मीन्स राजा का इतिहास। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे और दोहरे पृष्ठों की लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र होते हैं। एक पुस्तक के अंदर बताया है कि कोई भी पांडुलिपि है ना, उसमें लगभग औसतन के हिसाब से 150 पूरे या दोहरे पृष्ठों की लड़ाइयों के कोई चित्र होते हैं, घेराबंदी की गई है कहीं पे, ये इमारतें दिखाई गई हैं या राज दरबार का कोई चित्र वहाँ पे दिखाया गया है। अब बात करते हैं अकबरनामा। अकबरनामा के जो लेखक है ना, अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ है। यानी जो अकबरनामा जिस इतिहासकार ने लिखी है उसका नाम है अबुल फजल, और वो कहाँ पे रहता था? मुगल दरबार में, यानी आगरा में ही रहता है। वह अरबी भाषा जानता है, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त विद्वान था। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली, विवादी और स्वतंत्र चिंतक थे, जिसे लगातार दकियानूसी उलमा के विचारों का विरोध किया है। यानी जो अभी तक जो मुस्लिम धर्म के जितने भी रूढ़िवादी विचार थे उन विचारों का उसने हमेशा ही विरोध किया है। वो विद्वान है। इन्हीं गुणों ने अकबर बहुत प्रभावित हुआ था। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में भी बहुत उपयुक्त पाया था। बादशाह को एक मुख्य उद्देश्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त कराना था। बादशाह दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया है बल्कि उनको स्पष्ट रूप से भी 1589 के शुरू में अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया है। क्या कहा है कि 1589 की बात है कि अबुल फजल जो अकबरनामा लिख रहे हैं लगातार कंटिन्यू 13 साल तक अकबरनामा पुस्तक के ऊपर कार्य किया है। कई बार उसने उसके प्रारूप तैयार किए हैं। यह ऐतिहासिक घटनाओं के वास्तविक विवरणों, शासकीय दस्तावेज, जानकर व्यक्तियों की मौखिक परिणामों जैसी विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है, यानी 3 पार्ट हैं इसके। पहली जिल्द जिसमें से प्रथम 2 इतिहास हैं, तीसरी आईने अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन की एक खगोलीय कालचक्र 30 वर्ष का मानव जाति का इतिहास है। दूसरी जिल्द में अकबर के 46वें शासनकाल 1601 पर ख़त्म होती है। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार, अगले वर्ष क्या हुआ है, राजकुमार जो सलीम था उसने क्या किया, यानी अकबर का जो पुत्र है सलीम, उसने क्या किया, एक षड्यंत्र के तहत देखिए क्या किया है, राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ है और सलीम के सहअपराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। सलीम का एक साथी है वीर सिंह बुंदेला, उसने क्या किया, एक षड्यंत्र के तहत जो अबुल फजल है उसकी हत्या कर दी है। अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ साथ विवरण देने के पारस्परिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया है। इसके साथ ही अकबर के साम्राज्य में भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत है। आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य के हिंदुओं, जैनों, बौद्धों, मुसलमानों के भिन्न भिन्न आबादी की एक मिश्रित संस्कृति का वर्णन मिलता है। अबुल फजल की भाषा बहुत ही अलंकृत है, क्योंकि भाषा के पाठों का ऊंची आवाज़ में पढ़ा जा सकता है, अतः भाषा में लय और कथन शैली का बहुत महत्व है। अबुल फजल का एक शिष्य है
अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। जैसे अकबरनामा तो अबुल फजल ने लिखा है और बादशाहनामा उसका एक शिष्य है अब्दुल हमीद लाहौरी, याद रखना बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन के लिए, उसके द्वारा लिखा गया था। इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहाँ ने अकबरनामा के नमूने पर ही अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी भी 3 जिल्दें हैं, प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का विवरण देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन को 1627 से लेकर 47 के पहले 2 दशकों पर पहला और दूसरा दफ्तर लिखा है। इन जिल्दों के बाद शाहजहाँ के वज़ीर सादुल्लाह खान ने सुधार किया है। बुढ़ापे की आवश्यकताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका है और इसके बाद इतिहासकार वारिस ने लिखा है। उपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज शासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन शुरू किया है और उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान के अभिलेखागार स्थापित किए गए हैं। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में कई भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले इस एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए हैं। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरेज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी ट्रांसलेट किया गया है। बादशाहनामा के केवल कुछ अंशों को ही अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसका मूल पाठ अभी संपूर्ण आज किए जाने की प्रतीक्षा में है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बच्चों जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उस वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये जो लेसन है हमारा कम से कम 3 पार्ट में जाएगा, इसलिए आप इस लेसन की 3 वीडियो देखना और ध्यान से इस वीडियो को सुनना। यदि किसी के पास जो NCERT की किताब नहीं है लेसन पढ़ने के लिए, आप अलग से लेसन पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं साथ में। यदि फिर भी बुक नहीं है तो आप PDF फाइल मेरे से ले सकते हैं इसकी। उसके लिए मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।